Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मैं श्रेष्ठ एक बार फिर से आप सभी का अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया और इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो मुख्य टॉपिक्स हैं, जो इसकी विषय वस्तु है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इस लेक्चर सीरीज़ में ऑर्गेनाइजेशंस के अर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की परिभाषाओं तथा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की। हमने ये जाना वो कौन कौन से स्कूल्स हैं या अप्रोचेस हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित होने में मदद की। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने शुरुआत के लेक्चर्स में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को किन किन सब्जेक्ट ने किस प्रकार कंट्रीब्यूट किया ये भी जाना। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ मुख्य टॉपिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वर्क मोटिवेशन और लीडरशिप के बारे में चर्चा की। लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने लीडरशिप के अर्थ, उसके महत्व, उसके फंक्शन और लीडरशिप की थेरीज़ को समझने के लिए हमें किन किन अप्रोचेस को समझना होगा, हम लीडरशिप की थेरीज़ को किन किन क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज़ के माध्यम से समझ सकते हैं, उनके बारे में चर्चा की और लीडरशिप की जो डिफरेंट थेरीज़ हैं उनका क्या अर्थ है, वो किस प्रकार एक दूसरे से डिफरेंट हैं और किन किन परिस्थितियों में हम इन लीडरशिप की थेरीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, स्मूथ फंक्शनिंग और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट के लेक्चर्स तक चर्चा की। आज के इस लेक्चर से हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अपना डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में और आगे के 2 लेक्चर्स में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो 3 लेक्चर्स हैं ये किस टॉपिक को लेकर डिज़ाइन किए गए हैं, वह है कम्युनिकेशन। हम सामान्य भाषा में भी यदि कम्युनिकेशन के बारे में किसी से बात करेंगे तो वह कहेगा कि कम्युनिकेशन, हिंदी में जिसे आप संचार या संप्रेषण कह सकते हैं, इसका बहुत महत्व है। आप ये जो हमसे सवाल कर रहे हैं ये अपने आप में एक कम्युनिकेशन के माध्यम से ही किया जा रहा है। यदि आज आप और हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, चाहे यह डिजिटल फॉर्म में हो चाहे फिज़िकल फॉर्म में, यहाँ भी हम लोगों के लिए इस इंटरेक्शन के लिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। यदि हम कम्युनिकेट करने में असफल रहे तो इसका क्या अर्थ होगा कि जो ऑब्जेक्टिव हमने इस इंटरेक्शन के लिए प्लान किए थे या जो हमारा पर्पस था वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो चाहे वह कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या सोसाइटी हो,
उसमें हमारे लिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना हमारे लिए अति आवश्यक है, ताकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट फंक्शनिंग है उसको भली प्रकार समझ सकें तथा ऑर्गेनाइजेशन को अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिन डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होना होता है उन फंक्शंस में वो इफ़ेक्टिवली इन्वॉल्व होकर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग पहले कम्युनिकेशन के सिग्निफिकेंस तथा उसके बाद कम्युनिकेशन के अर्थ को समझते हुए करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी कहा कि कम्युनिकेशन हमारे सामाजिक या संगठनात्मक व्यवहार के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हम इसे और एक्सटेंडेड फॉर्म में कहें तो हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है यह हमारे अस्तित्व का एक मुख्य कारण है। अब हम ये क्यों कह पा रहे हैं कि यदि आप एक बार कल्पना करके देखिए कि यदि हमारे पास कम्युनिकेशन करने की प्रोबेबिलिटी या आप कहिए पॉसिबिलिटी ना हो, हम क्या करें कि यदि यहाँ पर दो व्यक्ति ही हैं और ये इंश्योर करें कि ये लोग अपने आपस में कुछ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद इन दो व्यक्तियों के अस्तित्व में कुछ परिवर्तन होगा या उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन होगा या वो आगे किसी तरह का कोई डेवलपमेंट कर पाएंगे? तो इसके लिए यदि मैं बाकी लोगों से भी इसके बारे में प्रश्न करूं तो अधिकतर लोगों का अर्थ होगा कि कम्युनिकेशन हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए और जो ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, उन सभी के लिए कम्युनिकेशन के अर्थ, उससे जुड़े अप्रोचेस, उससे जुड़ी थेरीज़ तथा उससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके बारे में पहले जान लेना अति आवश्यक है। यदि हम ऑर्गेनाइजेशंस में कम्युनिकेशन के अर्थ को, उसके फंक्शंस को तथा किस प्रकार हम लोग कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इसको समझे बिना अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं और उसे फंक्शन करने के लिए इनिशिएट करते हैं, तो हम पाएंगे कि हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, उस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यह भी संभव है कि कम्युनिकेशन की कमी के कारण या कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव होने के कारण ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कुछ ही समय बाद अपने स्वरूप में बहुत ज़्यादा गिरावट देखें। आप इतिहास में या केस स्टडीज़ में भी ये पाएंगे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के फॉल होने का कारण, अर्थात उनके डिक्लाइन होने का कारण, उनके असफल होने का कारण कम्युनिकेशन के महत्व को ना समझना और कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस को फोकस ना करके इन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट करना, या किसी कारणवश उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट ना होकर इनइफेक्टिव वे में कंप्लीट हो, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो अब हम लोग आगे इस चर्चा को बढ़ाते हुए कम्युनिकेशन के जो अर्थ है उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। अभी के हमने इस इनफॉर्मल डिस्कशन में ये जो दो टॉपिक्स हैं पहले कि क्या कम्युनिकेशन का हमारे एग्जिस्टेंस से कोई संबंध है तथा क्या हम लोग अपने जीवन को कम्युनिकेशन के बिना उसकी कोई कल्पना कर सकते हैं,
अपने जीवन में होने वाले डेवलपमेंट की तथा ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग या ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में अपनी चर्चा को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग कुछ परिभाषाओं के माध्यम से संचार के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली डेफिनेशन है, यह क्या कहना चाहती है कि संचार में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, अर्थात यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तक सूचनाओं के गुजरने अर्थात ट्रांसफ़र होने। यहाँ गुजरने का अर्थ है एक व्यक्ति से जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुँचती है, और समझने की प्रक्रिया है, अर्थात सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाए और उस सूचना का जो अर्थ है उसे समझा जाए। यह डेविस के शब्दों में संचार की परिभाषा है। हम इसे कम्युनिकेशन की एक बेसिक डेफिनेशन के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः कम्युनिकेशन में हम लोग एक मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे पास जो एक इन्फॉर्मेशन है, एक नॉलेज है, उसको मैं कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हम लोग एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। हालांकि कम्युनिकेशन के जब हम मॉडल्स को डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट मॉडल्स कम्युनिकेशन की डिफरेंट प्रोसेसेस को कैसे डिफाइन और उसको समझने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ये एक स्पेसिफिक तरह के मॉडल से संबंधित है। आगे हम कम्युनिकेशन के और जो डिफरेंट एक्सटेंडेड मॉडल्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन विस्तृत रूप से करेंगे। तो अब ये जो दूसरी डेफिनेशन है, यह क्या कहना चाह रही है कि जो संचार है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, यह परिभाषा भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले इंटरेक्शन पर फोकस कर रही है, तथा और क्या कहना चाह रही है कि तथ्यों, विचारों, मतों एवं भावनाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। अर्थात हम कम्युनिकेशन में दो या दो से अधिक व्यक्ति जब अपने किसी फैक्ट को, किसी फैक्चुअल नॉलेज को, या अपने विचारों को, या अपने ओपिनियंस को, या अपने इमोशंस को दूसरे के साथ शेयर करता है, आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज करता है, तो हम उसे संचार कई परिभाषा में रखते हैं। अब हम इस परिभाषा को समझते हुए आगे ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन है उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जब हम लोगों ने शुरू में पहले लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन को परिभाषित किया था तो देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसमें जो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी वो थी टू अचीव अ कॉमन गोल, और दूसरी थी मोर देन टू पीपल। सामान्य भाषा में जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर जो पहली विशेषता है वह है टू अचीव कॉमन गोल। टू अचीव कॉमन गोल की परिभाषा में आप देखेंगे कि यदि हम लोगों का एक कॉमन गोल है तो वो कॉमन गोल किस तरीके से निर्धारित किया गया होगा, और जब वो निर्धारित हुआ होगा तो किस प्रकार दूसरे व्यक्ति को या उस ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे कर्मचारी को वो किस प्रकार शेयर किया गया होगा। इसके लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता हुई होगी।
जब हम लोगों ने मिलकर ये डिस्कशन किया होगा, चर्चा की होगी कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने पहले कम्युनिकेट किया होगा, अपने विचारों का आदान प्रदान किया होगा, अपने ओपिनियंस शेयर किए होंगे और उसके बाद ये निश्चित किया होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो इस इंटरैक्शन के लिए उन्हें जिस टूल की ज़रूरत पड़ती है वो होता है कम्युनिकेशन। तो यदि यहाँ पर 4 बच्चे हों और उनसे कहा जाए कि इंटरैक्ट करें या वो इंटरैक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे। जब तक वो एक दूसरे के साथ किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो इसकी संभावना ना के बराबर है कि वो किसी प्रकार एक दूसरे के विचारों को समझ सकें, एक दूसरे के ओपिनियंस को समझ सकें और किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव पर पहुंच सकें। उसके बाद इंटरेक्शन। तो यहाँ हम लोगों ने इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कि कम्युनिकेशन का कितना महत्वपूर्ण योगदान है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में और आगे चलकर उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉस्पेरिटी में और उस ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को अचीव करने में। अब हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो कम्युनिकेशन के जो बेसिक प्रोसेस है उससे जुड़े हुए जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखा है, जिसमें पहला है सोर्स, सेकंड मैसेज, थर्ड सेंडर, सेंडर में ही इनकोडिंग क्योंकि सेंडर और इनकोडिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चैनल अर्थात कम्युनिकेशन का माध्यम, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। अब हम लोग एक एक करके इन पॉइंट्स का डिस्कशन आगे करेंगे। तो यदि मैं इसे एक प्रोसेस की तरह ड्रॉ करूं तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? सोर्स। सोर्स क्या है? वह स्थिति या वह स्थान जहां से वो इंफॉर्मेशन या वो मैसेज ओरिजिन हुआ है, सोर्स। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मैसेज। क्यों? क्योंकि जो मैसेज है इसी का हम लोग और इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक या आप कहिए एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक ट्रांसफ़र करेंगे। तो यदि मेरे पास एक मैसेज है तो अब इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस का क्या ऑब्जेक्टिव है कि इस कम्युनिकेशन को मैं इफ़ेक्टिवली सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा सकूं। तो जब हमारे पास मैसेज होता है तो इस मैसेज को जो कन्वे करता है अर्थात जहाँ से ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है इनिशिएट होता है तो हम उसे कहते हैं सेंडर। यहाँ पर सेंडर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो उस मैसेज को इनकोड करे। इनकोडिंग का क्या अर्थ है कि वो मैसेज का जो अर्थ है उसे बिना चेंज किए अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए उसके अंदर इनकोडिंग करे, उसे संक्षिप्त रूप में बदले। अब यहाँ इनकोडिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वह है चैनल। चैनल क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि चैनल वो माध्यम है जो यहाँ से इस मैसेज को, इस इनकोडेड मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा कहाँ तक? सेंडर तक। तो अगर मैं यहाँ पे इसे चैनल की तरह ड्रॉ करूँ तो रिसीवर तक
पहुंचने के लिए इसे एक चैनल से, एक मेथड से, एक मोड से गुजरना होगा। जैसे यदि मेरे पास एक कोई सूचना है और मैंने उसे फ़ोन के माध्यम से किसी तक पहुंचाया, तो यहाँ पर ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, इसमें जो मेथड यूज़ हुआ, चैनल यूज़ हुआ, डिजिटल, मोबाइल, या अगर मेरे पास एक कोई मैसेज है उसे मैंने दूसरे तक लिखकर पहुंचाया, तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने पहुंचाया उसे हम कहते हैं चैनल। तो वो चैनल मीडियम्स होते हैं सेंडर से मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आएंगे चैनल्स। अब इस रिसीवर का क्या काम है? उस मैसेज को डिकोड करना। या आप कहिए जो नेक्स्ट स्टेप है, डिकोड करना। अब इसके बाद इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बचा हुआ है। वो क्या है? फीडबैक। तो इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए अभी हमें एक टॉपिक का और डिस्कशन करना है, वो है फीडबैक। अब फीडबैक यहाँ पर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक मैसेज हमारे पास था, सेंडर ने इनकोड किया, वाया चैनल वो रिसीवर तक पहुंचा, रिसीवर ने डिकोड किया, लेकिन क्या रिसीवर तक वही मैसेज पहुंचा जो वो मैसेज जब ओरिजिन हुआ था वही था, या जब वो इनकोड किया गया या सेंडर के द्वारा जब वो सेंड किया गया तो उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक, या चैनल्स के द्वारा जब वो आया तो उसमें जो बहुत सारे डिस्टॉर्शन हो सकते हैं जिसे हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस में नॉइस कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं, उनके द्वारा वो डिस्टॉर्ट हो गया। फिर जब रिसीवर ने वो मैसेज लिया, उसे डिकोड किया, तो हमने क्या देखा कि वो जो मैसेज जैसा चला था उसका स्वरूप पूरा बदल गया। तो जो वो कहना चाहते थे वो ना कह के अब जो रिसीवर के पास मैसेज आया है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यदि मेरे पास एक ये मैसेज हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, उस डिपार्टमेंट में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। अब इस मैसेज को मैंने आगे जो आगे चैनल्स के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाया, लेकिन बीच में जो डिस्टॉर्शन हुए, जिस तरीके से मैंने पहुंचाया, उस डिस्टॉर्शन की वजह से उस तक जो मैसेज पहुंचा, उस तक पहुंचा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। तो हुआ क्या? जो मैसेज कन्वे करना था वो डिस्टॉर्टेड होने की वजह से रिसीवर तक कंप्लीटली नहीं पहुंचा। इसे आप अपने दैनिक जीवन में भी एक्सपीरियंस किए होंगे। जैसे जब फ़ोन के नेटवर्क्स कम होते हैं तो आप देखेंगे कि आपको जो मैसेज कन्वे हो रहा है उसमें डिस्टॉर्शन आ रहे हैं, वो कट कट के आ रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि नहीं, ये जो तुमने कहा है ये मुझे दोबारा से बताओ, मुझे समझ में नहीं आया है। लेकिन यदि आप ये ना कहें या फीडबैक ना दें, या आप कई बार क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, क्या तुमने यही कहा है? तो यहाँ पर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि वो फीडबैक दे रहा है किसको? सेंडर को, कि जो मुझे समझ में आया है वो ये है, क्या यही तुम्हारा मैसेज है? अगर यही तुम्हारा मैसेज है तो जो सेंडर है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है, यदि नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि उसका जो मैसेज है वो डिस्टॉर्टेड हो चुका है। अब यदि हम फीडबैक ना दें, इससे क्या नुकसान हो सकता है कि जो सेंडर है उसे लगा हमने मैसेज कन्वे कर दिया, तो वो क्या करेगा? वो जो उसके रिजल्ट्स आने चाहिए उसके लिए एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर लेगा, लेकिन जो रिसीवर है उस तक जो मैसेज पहुंचा है वो गलत मैसेज पहुंचा है या डिस्टॉर्टेड मैसेज पहुंचा है। तो वो जो रिसीवर है उसे जिस तरह के कार्य करने होंगे वो उस कार्यों में, और जो सेंडर ने कार्य एक्सपेक्ट किए थे उसमें डिफरेंसेस होंगे। तो जो डिस्टॉर्शन सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ, उसकी वजह से वो जो हमारा पूरा मैसेज था, उस मैसेज के जो आउटकम्स आने थे वो आउटकम्स हमें नहीं मिलते हैं।
लेकिन इसी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में यदि आप फीडबैक के द्वारा इस मैसेज के डिस्टॉर्शन को आइडेंटिफाई कर लें, उसमें मॉडिफिकेशन कर लें, तो उसके बाद ये जो डिसफंक्शनिंग की पॉसिबिलिटी है ये कम हो जाएगी। आप क्लास में भी यदि देखेंगे तो टीचर क्लास के बीच में या क्लास के बाद में कई बार स्टूडेंट से क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं, ये पता करने के लिए कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो स्टूडेंट तक पहुँच रहा है, क्या वो जो मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली वही पहुँच रहा है, या जो मैं कहना चाह रहा हूँ और जो स्टूडेंट समझ रहे हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। तो जब स्टूडेंट वापस रिप्लाई करता है तो टीचर ये इंश्योर हो जाता है कि जो मैंने कन्वे किया वो मेरे स्टूडेंट्स तक एज इट इज़ पहुँचा। यदि वो जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे आंसर उसे नहीं मिलते हैं तो वो उसी समय उसी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में दोबारा से अपने मैसेज को कन्वे करके जो करेक्ट मैसेज है, जो इफ़ेक्टिव मैसेज है, उसे स्टूडेंट्स तक पहुंचा देता है। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से क्या बेनिफिट होगा कि स्टूडेंट को उसी समय वही इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर यहाँ हम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम के समय स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो आंसर लिखने में, अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करने में, और उसकी जो एक एक्सपेक्टेशन है कि एग्ज़ाम में उसे इतने % मार्क्स मिलने चाहिए, उसने इतनी मेहनत की, या जो उसे लगता है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि उसे अपने उतने एक्सपेक्टेड मार्क्स ना मिले। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस एक बेसिक मॉडल से ये समझने का प्रयास किया कि कम्युनिकेशन किस प्रकार से हमें ह्यूमन इंटरेक्शन में और हमारे पर्पस को सक्सेसफुली अचीव करने में हमारी मदद करती है। अब हम लोग आगे जो कम्युनिकेशन के और डिफरेंट मॉडल्स हैं उनके बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो हम लोग पहला मॉडल अब पढ़ने जा रहे हैं वह है वन वे मॉडल। जैसा इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ वन डायरेक्शन के इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन या ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन वे कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो क्या कहता है कि हमारे पास एक सेंडर है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट पे है वो हमारे पास रिसीवर है, और ये जो बीच में हमारे पास प्रोसेस हुआ इसे उन्होंने कहा कि एक मैसेज एंड डिलीवरी टेक्निक। अर्थात इस वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोगों ने सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ फोकस किया और हमने मैसेज, उसकी डिलीवरी टेक्निक के बारे में डिस्कस किया। तो ये जो मॉडल है समहाउ अगर मेरी कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट पर्पसेस हैं उनको फुलफ़िल करने में और कम्युनिकेशन की प्रक्रिया के पूरे अस्तित्व, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने में एक लिमिटेड कैपेसिटी रखता है, या आप कहिए कि ये जो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस है उसे हम लोग इस मॉडल के माध्यम से संक्षिप्त रूप में ही समझ सकते हैं। तो आगे स्कॉलर्स ने इस मॉडल को आगे एक्सटेंड करते हुए कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो और अलग अलग इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए आगे नए मॉडल्स दिए। तो जो नेक्स्ट मॉडल दिया गया उसे कहा गया इंटरेक्शन मॉडल। जैसा यहाँ पर नाम से ही विदित है कि यहाँ पर हम लोग दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या व्यक्तियों के इंटरेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस मॉडल में हमारे पास इंटरेक्शन की जो इम्पोर्टेंस है उसको भी समझने का
हमें अवसर मिलता है। यह मॉडल हम किस प्रकार समझ सकते हैं? इस मॉडल में भी हमारे पास जो सबसे पहले है वह है सेंडर, और जैसा हमने बेसिक प्रोसेस में समझा था, हमारे पास यहाँ पर मैसेज है और ये सेंडर का क्या टास्क है? इस मैसेज को इनकोड करना। अब ये जो मैसेज है सेंडर के द्वारा आगे ट्रांसफ़र किया जाता है। कहाँ तक? रिसीवर तक। अब रिसीवर यहाँ पर क्या करता है? रिसीवर यहाँ पर इस मैसेज को डिकोड करता है। और ये जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज का, इसे उन्होंने कहा चैनल्स एंड मीडिया। और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर इस मॉडल में फीडबैक के लूप को इनकॉर्पोरेट किया गया। फीडबैक की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमने अभी डिस्कस की। इसके साथ साथ उन्होंने इस मॉडल में जो एक और टॉपिक इंक्लूड किया हुआ नॉइस। नॉइस का क्या अर्थ है कि जब एक मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है किसी चैनल के माध्यम से, तो उस समय उस चैनल के, मीडिया के बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो नॉइस क्रिएट करती हैं। नॉइस या आप कहिए बैरियर्स क्रिएट करती हैं। तो इस नॉइस से, इस बैरियर से क्या होता है कि चैनल की ड्यूरेशन में, चैनल से जब मैसेज कन्वे हो रहा है तो वो मैसेज कंप्लीटली मैसेज ट्रांसफ़र ना होकर उसमें कुछ डिस्टॉर्शंस या कुछ कमी आ जाती है। जब हम लोग कम्युनिकेशन को के प्रोसेस में इन्वॉल्व हों, तब हम लोग यहाँ पर सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, मीडिया, अर्थात जिस चैनल से वो मैसेज कन्वे हो रहा है उसको भी ध्यान दें, रिसीवर और डिकोडिंग के प्रोसेस पे भी अपना फोकस करें। और साथ साथ हम लोग जो ये चैनल्स हैं, इन चैनल्स में जो पॉसिबल नॉइसेस आ सकते हैं, इसके बारे में पहले से ही विचार करें और कोशिश करें कि इस नॉइस की जो मैग्नीट्यूड है, जो अमाउंट है, या तो हम उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दें या फिर हम लोग उसे नॉइस को मिनिमम करने का प्रयास करें, ताकि जो मैसेज है वो एग्जैक्ट अपने इफ़ेक्टिव फॉर्म में हमारे सेंडर से चलकर हमारे रिसीवर तक पहुंच जाए। उसके बाद ये मॉडल फीडबैक के इम्पोर्टेंस को भी शो करता है। क्यों? क्योंकि फीडबैक वाला ही लूप यह इंश्योर कर रहा है कि जो मैसेज जिस फॉर्मेट में, जिस अर्थ के साथ सेंडर से शुरू हुआ था, क्या वह मैसेज उसी अर्थ, उसी स्ट्रक्चर, उसी स्वरूप में रिसीवर तक पहुंचा है इफ़ेक्टिवली या नहीं। यह फीडबैक इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट कर देता है। अब हम लोग आगे जो कम्युनिकेशन के मॉडल के और मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझने के लिए अब हम सब लोग जिस मॉडल के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसे कहा गया टू पर्सन रिलेशन मॉडल। टू पर्सन रिलेशन मॉडल का क्या अर्थ है कि यहाँ पर हम लोग बाकी पॉइंट्स के साथ साथ जो इंडिविजुअल है, जो सेंडर है, जो रिसीवर है, या वो व्यक्ति जो उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारी कम्युनिकेशन पर, हमारे मैसेज पर, और वो किस प्रकार से हमारे मैसेज को शेप करने में, और जब वो डिलीवर हो
तो उसकी उसी शेप को एग्जैक्टली बनाए रखने में किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है, यह हम लोग इस मॉडल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ इस मॉडल में हम लोग व्यक्तियों के, अर्थात जो सेंडर है, जो रिसीवर है, जो वो व्यक्ति एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके परसेप्शन, उनके बिलीफ, उनके एक्सपेक्टेशंस, इससे जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो मॉडल है ये किस तरीके का शो होता है। माना हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक ए एक बी, जो कि इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो जो पहला ब्लॉक है ये क्या है कि जो ए का व्यू है, किसके लिए, ए के लिए, अर्थात ए अपने बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, उसके अपने सेल्फ परसेप्शन, ये हमारे लिए एक पहले ब्लॉक का काम करते हैं। दूसरे ब्लॉक में क्या होगा, दूसरे ब्लॉक में भी सिमिलरली व्यूज़ होंगे बी के लिए, जैसा पहले ब्लॉक में ए के लिए थे। तो बी के व्यूज़ किसके लिए, बी के लिए। इस प्रकार हम लोग इस मॉडल के जो पहले दो ब्लॉक्स हैं उन्हें कंप्लीट कर पाते हैं। अब हमारे पास इस मॉडल में दो और ब्लॉक हैं। वो दो और ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करेंगे। पहला ब्लॉक ए का जो बी के लिए परसेप्शन है, बी के लिए व्यूज़ हैं, बी के लिए बिलीफ हैं, और दूसरे में जो बी के ए के लिए परसेप्शंस हैं, बिलीफ हैं, वो हमारे लिए ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो एक और ब्लॉक बनेगा वो होगा जिसमें हम लोग ए के व्यू रखेंगे, किसके लिए, बी के लिए। तो ए के व्यू, उसके बिहेवियर, उसकी एक्सपेक्टेशंस बी के संदर्भ में। अब एक और नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या रखेंगे, बी के व्यूज, किसके संदर्भ में, अब ए के संदर्भ में। टुवर्ड ए। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस मॉडल में जो मेन इनके चार ब्लॉक्स हैं, कॉलम्स हैं, उनको ड्रॉ किया। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार ये जो ब्लॉक्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं और किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ए के व्यूज़ हैं अपने लिए और बी के लिए, ये हमें प्रभावित कर रहे हैं जब हम लोग बी के लिए सोच रहे हैं या बी के लिए हम लोग जो परसेप्शन, जो व्यूज़ डेवलप कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हमें उल्टा भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ए के जो व्यूज़ हैं अपने लिए वो किसको प्रभावित कर रहे हैं, जो ए के व्यू हैं या बिहेवियर हैं बी के लिए, और जो उसके ए के जो व्यूज़ हैं, बिहेवियर हैं बी के लिए, वो वापस ए के जो व्यूज़ हैं अपने लिए उसे भी प्रभावित कर रहे हैं। सेम यही प्रोसेस हम लोग जब एक दूसरे के लिए हम लोग व्यूज़ बना रहे हैं, वहाँ पर भी ये व्यूज़ एक दूसरे को इसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। और सेम यही प्रोसेस हम लोग अब बी के कॉन्टेक्स्ट में परसीव करते हैं।
तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि 2 पर्सन रिलेशन मॉडल में कम्युनिकेशन के समय पर जो दो व्यक्ति हैं उनके एक दूसरे के लिए जो व्यूज़ हैं, जो बिहेवियर हैं, रिलेशन है, और व्यक्तियों के खुद के लिए जो व्यूज़ हैं, बिहेवियर हैं या परसेप्शन है, वो किस प्रकार हमारे इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। अब हम लोग यहाँ पर इन मॉडल्स को कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है कम्युनिकेशन का, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड मॉडल। इस मॉडल में हम लोग कम्युनिकेशन में एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉन्टेक्स्ट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कम्युनिकेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया। अब जो कॉन्टेक्स्ट का प्रभाव है कम्युनिकेशन पे, उसको हम लोग यहाँ पर इस मॉडल के द्वारा निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट का मॉडल है, माना हम लोगों ने कि ये जो बीच में कॉलम है ये है कम्युनिकेशन। अब जहाँ पर ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है उसके आसपास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनमें जैसे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक है टास्क, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या करेगा, ये एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल के भांति इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। दूसरा क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या कल्चर है, ये एक दूसरे वेरिएबल की तरह एक कारक की भांति यहाँ पर कम्युनिकेशन के प्रोसेस को प्रभावित करता है। अब जो तीसरा होगा वो होगा ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये तीनों मेजर वेरिएबल्स मिलकर इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार, एक कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में, एक कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स की तरह उसको प्रभावित कर पाते हैं। ये क्या करेंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट जनरेट करेंगे। और ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट होगा ये कम्युनिकेशन को, और जो कम्युनिकेशन है इस कॉन्टेक्स्ट को आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप सामान्यतः भी देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन है इससे हमें टास्क की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने में, और टास्क की कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चर, ये सब हमारी कम्युनिकेशन के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो आपने कॉमनली ये बात करते हुए भी सुना होगा कि तुम्हें इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, इस कल्चर में, इस क्लाइमेट में, इस स्ट्रक्चर में इस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पर भी वो लोग क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन है ये कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित होती है। तो यदि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ जिसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, तो उस कंडीशन में आपका जो कम्युनिकेशन होगा उसका जो पैटर्न होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। आपकी टास्क कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं कि कम्युनिकेशन किस तरीके से अपने जो पूरा स्वरूप है उसे निर्धारित करे। अगर मेरे पास, अगर अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ये मेरा टास्क है, तो जो कम्युनिकेशन का पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। लेकिन जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी पढ़ते हैं
तो वो जो टास्क है वो डिफरेंट है। तो उस क्लास में जब मैं कम्युनिकेट करूँगा तो जो कम्युनिकेशन का मेथड है उसे मैं डिफरेंट तरीके से ऑप्ट करूँगा। इसी तरीके से ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कहाँ किस ग्रुप में किस ग्रुप के मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके कम्युनिकेशन के पैटर्न को, आपकी कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट के मॉडल को समझने के बाद अब हम लोग आगे जो मॉडल डिस्कस करेंगे वो होगा स्ट्रेटेजिक मॉडल। ये मॉडल किस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन को या कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझने में मदद कर रहा है, यह जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटर एनवायरनमेंट है उसके द्वारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन ऑप्ट करती है और किस प्रकार वो इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को निर्धारित करती है। इस मॉडल के माध्यम से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो कनेक्शन किसके साथ, आउटर वर्ल्ड के साथ, जो बाहर सोसाइटी है उसके साथ इस्टेब्लिश होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार टू वे प्रोसेस के थ्रू बाहर के एनवायरनमेंट से प्रभावित होती है और अपने अंदर थ्रू ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग करके किस तरीके से जो बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर की इंफॉर्मेशन है, उसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर दो मेजर फैक्टर्स बनेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने से रिलेटेड फैक्टर्स और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटर कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड फैक्टर्स। तो हम सब लोग पहले एक जो इसका इनर सर्किल है उसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हमारे पास होगा, इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से मिली है, बाहर से। अब और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बनाएगी, क्योंकि इसका नाम है स्ट्रेटेजिक मॉडल, अर्थात यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज डेवलप होती हैं वो किस प्रकार उन स्ट्रेटेजिक मेथड्स से इंफॉर्मेशन को बाहर कन्वे करते हैं, उनका यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट योगदान है। तो यहाँ पर क्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी। अब ये जो हम लोगों ने डिसाइड किया ये क्या करेगा, बाहर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। तो अब हम इस मॉडल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड होगा वो होगा एनवायरनमेंट, और इस एनवायरनमेंट में जो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिली होगी वो इस आउटसाइड के एनवायरनमेंट से ही मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन का आउटर एनवायरनमेंट, सोसाइटी, कस्टमर, स्टेक होल्डर, ये जो पूरा बाहर का आउटकम, आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है ये। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और अब वो इस स्ट्रेटजी को तैयार करके एक इंफॉर्मेशन बाहर ट्रांसमिट करेंगे। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड हुई बाहर। अब ये जो पूरा मॉडल है, यदि आप इसे एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट कैसे काम करता है कि जो आउटसाइड का एनवायरनमेंट है उससे कुछ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करता है, या आप कहिए उस आउटर एनवायरनमेंट से कुछ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसका मीनिंग ड्रॉ करने की कोशिश करता है,
और उस प्रोसेस के बाद उस मीनिंग को ड्रॉ करने के बाद एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी तैयार करता है। उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर वो एक एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करता है और उस एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर वो जो एडवर्टाइजमेंट है उससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन बाहर आउटर वर्ल्ड में ट्रांसमिट हुई। तो इस प्रकार ये जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, स्ट्रेटेजिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशंस की डिफरेंट फंक्शंस को और ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार आउटर वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है या उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, किस प्रकार उस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करता है और उससे जो स्ट्रेटजी डेवलप करता है उसके द्वारा किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन को बाहर ट्रांसमिट करता है, ये हम लोगों ने इस मॉडल के माध्यम से डिटेल में समझा। अब हम लोग मॉडल्स को कंप्लीट करने के बाद जो कम्युनिकेशन के आगे टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने कम्युनिकेशन के अर्थ को समझा, उसके बाद हम लोगों ने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझा और उसके बाद उन मॉडल्स के बारे में डिस्कशन किया जिनके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन के प्रोसेस को डिटेल में समझ सकते हैं। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से मेजर टाइप्स हो सकते हैं, किसके आधार पर कि हम लोग किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहला है ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में अर्थ है कि जो कम्युनिकेशन हम लोग विद इन ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट कर्मचारी हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार उनको एक दूसरे को शेयर करते हैं, किस प्रकार उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये सारा का सारा जो ब्लॉक है मिलकर हमें क्या बना के देता है, इंटरनल कम्युनिकेशन। जैसे यदि हम इसे सोसाइटी के एक उदाहरण के रूप में देखें तो यदि एक कोई सोसाइटी है तो उनका अपना एक इंटरनल कम्युनिकेशन के चैनल होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आजकल जो क्लासेस हैं या जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर फ्लैट्स हैं, वो लोग मिलकर एक अपना इंटरनल ग्रुप बना लेते हैं या इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। तो उस ग्रुप में वो लोग वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बताते हैं जो उन ग्रुप्स के बाकी मेंबर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटरनल कम्युनिकेशन का यही अर्थ है, जहाँ पर विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट मेंबर्स तक पहुँचनी चाहिए, उसके लिए जो हम कम्युनिकेशन चूज़ करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन के साथ साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप होने के लिए, ठीक से प्रोसेस करने के लिए और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कंपोनेंट हैं, बाहर के फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करते हैं, उनके साथ भी कम्युनिकेशन करना आवश्यक होता है। जैसे कस्टमर्स या जैसे सप्लायर्स या और बाकी स्टेक होल्डर्स जो एक्सटर्नली हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यह एक कार्य होता है कि उनके साथ कम्युनिकेशन डेवलप करें। वो जिस प्रकार अपने इन बाकी के जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है, यह निर्धारित करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बाहर के कॉन्टेक्स्ट में कैसा रेपुटेशन डेवलप होता है, कैसी रेस्पेक्ट डेवलप होती है। जैसे हम एग्ज़ाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि यदि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एक कंपोनेंट की तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करते हैं, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, यह हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पेक्ट सोसाइटी में उसकी आइडेंटिटी को डेवलप करने में मदद करता है।
आप देखें जहाँ जिन ऑर्गेनाइजेशंस में कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को आसानी से सुना जाता है, डिस्कस किया जाता है और उन पे एक्शन लिया जाता है, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी में ज़्यादा रेस्पेक्ट होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटरपर्सनल, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी इंडिविजुअल लेवल पर आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पर हम लोग इस तरह की कम्युनिकेशन को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की शुरू की क्लासेस में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। तो वहाँ पर जैसा एक इंडिविजुअल लेवल होता है जहाँ पर कर्मचारी आपस में इंडिविजुअली या इंडिविजुअल लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इस तरह के प्रोसेस में या इस तरह के टाइप को हम लोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे वो होगा पर्सपेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमारे पास क्या विशेष पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पर्सपेक्टिव हैं जो हमें कम्युनिकेशन को समझने और कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करते हैं। जो इसमें पहला पर्सपेक्टिव है वो है मैकेनिस्टिक व्यू, अर्थात यंत्र जैसा, मशीन जैसा। तो ये वाला जो पर्सपेक्टिव है, व्यू है, ये कम्युनिकेशन को किस तरीके से लेता है, चैनल्स पर इसका ज़्यादा फोकस रहता है कि हम किस तरह के चैनल्स को कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं और किस पे ज़्यादा ध्यान देता है, एक्यूरेसी पर, कि जो हमारा मैसेज है वो एक्यूरेटली हमारे सेंडर तक से हमारे रिसीवर तक पहुँचे। उसके अलावा ये और क्या ट्राई करता है, ये कोशिश करता है कि जो हमारा प्रोसेस है, जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, उसे बढ़ाया जा सके, फैसिलिटेट किया जा सके। और ये आगे क्या फोकस करता है कि जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, उस पे फोकस करता है। क्योंकि जैसा नाम से ही आप देख पा रहे हैं ये एक मैकेनिकल व्यू है, तो ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को मैकेनिकल पर्सपेक्टिव से समझने और एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। जबकि जो दूसरा पर्सपेक्टिव है यह है साइकोलॉजिकल है। तो साइकोलॉजिकल का क्या अर्थ हुआ कि जो रिसीवर है उस पे फोकस करता है। रिसीवर के जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उन पर फोकस करता है, जो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उसके इमोशंस हैं, उन पे फोकस करता है, उसके परसेप्शन पे फोकस करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ मैकेनिकल जो पहला व्यू है और जो साइकोलॉजिकल है उसके बारे में डिस्कशन किया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है 2 और पर्सपेक्टिव हैं, उसमें पहला है इंटरप्रेटिव और सिंबॉलिक। यहाँ पर ये क्या व्यू कहना चाहता है कि जो कम्युनिकेशन है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, शेयर्ड मीनिंग, अर्थात जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कम्युनिकेट करते हैं तो जो मैसेज होता है उसे हम लोग शेयर्ड वे में उसको अर्थ देने का प्रयास करते हैं, शेयर्ड पर्सपेक्टिव डेवलप करने का प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो 2 पर्सन मॉडल है, वो इस पर्सपेक्टिव से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि वहाँ पर किस पर फोकस किया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन पर। यहाँ पर भी किस पर फोकस किया जा रहा था 2 पर्सन मॉडल में, जो लोग हैं वो आपस में किस तरीके से शेयर्ड बिलीव या फीलिंग्स डेवलप करते हैं। जो नेक्स्ट मॉडल है वो है सिस्टम इंटरैक्टिव मॉडल। इस मॉडल में हम लोग सिर्फ जो इंटरप्रिटेशन है या जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसके साथ साथ एज ए सिस्टम, एज ए सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो डेवलप होता है उस पे फोकस करते हैं।
सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन और जो एक्शन रेस्पॉन्स का पर्सपेक्टिव है, उसका जो सीक्वेंस है उस पे फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार एज ए सिस्टम जो एक्शन है और जो रेस्पॉन्स हैं वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं और उसे समझने में हमारी मदद करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझा, उसके अर्थ को समझा और ये देखा कि किन किन मॉडल्स के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं तथा उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव हैं जिनके द्वारा हम लोग कम्युनिकेशन के प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास को हम लोग इसी डिस्कशन के साथ यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग कम्युनिकेशन के जो और टाइप्स हैं और कम्युनिकेशन के और जो मेथड्स हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। इस क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसे हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो कि फिशर द्वारा लिखी गई किताब है उसको सजेस्ट करते हैं कि आप इस बुक को पढ़कर आज की क्लास के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी एकत्र कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।